सो आज हम 2018 के पास पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और डाउ यूनिवर्सिटी के 2018 में जो पेपर हुआ था उसके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स जो कि MBBS, PDS या BS या फॉर्म DDPT किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन दैट केस दिस लेक्चर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये पास पेपर का एक लेक्चर है, तो उसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री के MCQs को देखेंगे, देन इंग्लिश के MCQs देखेंगे कि कौन कौन से आए हैं। तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है यहाँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स नाइट्रोजन हैज़ द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रिक एसिड C। हाउ, अच्छा इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीजन के देखिए दिस इज -6 +1, ये +5 आ गया हमारे पास। यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव लेगा। ये +3 अगर आए यहाँ पर तो ये -3 आया यहाँ पर। N2H4, this compound is called what? This is hydrazine, and hydrazine is the only organic compound which doesn't contain a carbon. हाइड्राजीन दुनिया का वाहिद ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, ठीक है। दैट इज N2H4, दैट्स हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन के अंदर देखें तो हाइड्रोजन का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ +4, और नाइट्रोजन 2 है तो -4 को 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा ये। तो +5 तो उससे भी ज़्यादा है तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। NH2OH, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलामाइन। यह हाइड्रोक्सिलामाइन कहलाता है। इसमें अगर आप देखें तो OH हमारे पास -1 हो गया और ये -2 हो गया, सॉरी +2 हो गया, तो +2 -1 दैट्स इक्वल टू +2 और -1 ये हमारे पास हो गया +1, तो ये नाइट्रोजन -1 निकला। तो इन तमाम में अगर हम देखें तो जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसके अंदर नाइट्रोजन की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये MCQs आपका फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है। कल भी हमने देखा था एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर से आया हुआ था। आज भी हम देख रहे हैं कि ऐसा MCQ जो ऑक्सीडेशन नंबर के टॉपिक से आया है। इसका मतलब एक नहीं कि MCQ जैसे कल मैं बता रहा था ऑक्सीडेशन नंबर से पूछते हैं। सही निकालना आता है आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी को देखते हुए निकालते हैं, चार्जेस को देखते हुए निकालते हैं। उसका C ऑप्शन करेक्ट होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन, रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट विच कंडीशंस। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब करते हैं? नो, C, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आइडियल बिहेवियर से मुराद ये होता है कि व्हेन दे फॉलो गैस लॉ। जब कहा जाए ना रियल गैसेस कब आइडियली बिहेव करते हैं, मतलब रियल गैसेस कब गैस लॉज को फॉलो करते हैं, तो रियल गैसेस गैस लॉज को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे फॉलो करते हैं। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर तो वो नॉन आइडियली बिहेव करते हैं, तो फिर तो इन दैट केस तो वो फॉलो ही नहीं करते गैस लॉज को, तो उसका C ऑप्शन होगा। हाँ, अगर ये कहा जाए कि रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट, तो फिर उसका A हो जाएगा। तो रियल गैसेस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं, लेकिन आइडियल बिहेवियर फॉलो कब करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे करते हैं। समझ गए? तो बच्चे बहुत सारे इसका A ही लगा कर आते हैं टेस्ट में, गलत हो जाते हैं, फिर C होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर मेंशन्ड बिलो इज कॉमनली नोन एज। ये जो डायग्राम लिखी हुई है किस चीज़ की डायग्राम बनी हुई है? रिसोर्सिनॉल, एस्पिरिन, पिक्रिक एसिड, मेसिटॉल। सब गलत बोल रहे हो। C, दिस इज पिक्रिक एसिड, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फिनॉल,
नंबरिंग करें यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6, दिस कंपाउंड इज 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कॉमनली हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। इसी को पिक्रिक एसिड कहा जाता है। पिक्रिक एसिड को हम कैसे यूज़ करते हैं? एज एन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हैं इसको, धमाका खेज मवाद के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। इट क्रिएट्स अ ब्लास्ट। और ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड है। इसको आप सेकेंड ईयर चैप्टर 9 में पढ़ते हैं। यहाँ से ये टॉपिक MCQs निकाला है सिंध बोर्ड के इस बुक से। रिसोर्सिनॉल क्या है? रिसोर्सिनॉल तो एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है भाई, डाईहाइड्रिक फिनॉल, सॉरी, एक OH यहाँ पर आ गया, दिस इज रिसोर्सिनॉल, एक डाईहाइड्रिक फिनॉल। एस्पिरिन तो एक अलग ही चीज़ है, एस्पिरिन का तो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एस्पिरिन तो हमारे कोर्स में है भी नहीं। यहाँ OH होता है और यहाँ पर CH3 COO CH3, दिस इज़ एस्पिरिन। जो पैनाडोल जो डिस्प्रिन है ना, डिस्प्रिन, उसके अंदर जो होता है सर दर्द की दवाई, ये वो एस्पिरिन है। मेसिटॉल तो मुझे भी नहीं पता नहीं क्या है, होगा कोई स्ट्रक्चर। तो मेसिटाइलिन पता है हमें, मेसिटॉल होगा कुछ, मीन्स इसका C ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सब तो सिंध बोर्ड में पढ़ते भी नहीं है, एस्पिरिन मेसिटॉल वगैरह। सही है। तो एस्पिरिन तो पिक्रिक एसिड इसका नाम है। TNP इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव है। ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। फिनॉल के साथ 2nd, 4th और 6th पोजीशन पर OH ग्रुप की अटैचमेंट होगी। आगे बात समझ में क्लियर है? ये MCQs ये चैप्टर में साथ साथ मेंशन कर दे रहा हूँ, आप घर जाकर उसको रिव्यू भी कर सकते हैं कि इधर किस चैप्टर में है भी कि नहीं है, ये कहाँ पर है, लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये मैं बुक के एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि इस चैप्टर पर ये मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट MCQs आया है, विच अल्काइल हैलाइड हैज़ द लोएस्ट रिएक्टिविटी फॉर अ पार्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। किस अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी लोएस्ट होगी? अल्काइल हैलाइड आप जानते हैं RX को कहते हैं। अब इसके अंदर RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr, RBr इज मोर रिएक्टिव देन RCl एंड RCl इज मोर रिएक्टिव देन RF। बिकॉज ये जानते हैं यहाँ पर जो X है, दिस X इज एक्चुअली 7 ग्रुप का कोई एलिमेंट है ना, ये दिस इज एक्चुअली अ हैलोजन, ठीक है। तो अब ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सबसे लेस रिएक्टिव, तो ये हमारे पास हो गया मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड। एंड दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड। क्या आंसर हो गया यहाँ पर? लोएस्ट रिएक्टिविटी तो RF। क्लियर है? तो मैं साथ साथ में आपको बताया भी जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, शायद आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। यहाँ से कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है, अपलोड हो जाएगा, ठीक है, स्लाइड भी मिल जाएगी आपको, ऐसा मसला नहीं है। बट स्लाइड देखने से बेहतर है कि आप लेक्चर दोबारा देख लेना, क्योंकि स्लाइड्स के अंदर आपको सिर्फ जो स्लाइड मिलेगी, जो मैं लिख रहा हूँ मार्कर से, ये नहीं मिलेगा स्लाइड में आपको, ये आपको वीडियो में मिलेगा जो रिकॉर्ड लेक्चर हो रहा है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, विजन एंड कीपिंग द स्किन हेल्दी? यस, वेल डन। विटामिन ए को हम इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मली आपकी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। विटामिन ए का सोर्स क्या है? कैरेट है, गाजर है, फ़िश है, इसमें से विटामिन ए निकलते हैं ना भाई। फ़िश से मिल जाता है, उस तरह से कैरेट से मिल जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? यू नो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? NET में पूछा था, नोबडी नोज। रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, ठीक है। तो विटामिन ए क्या है? फैट सॉल्युबल है क्या है वाटर सॉल्युबल है? फैट सॉल्युबल है। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे इसके अंदर जो लिखे हैं सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन से। सही है, बाकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर कार्बन कंपाउंड एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज?
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी है भाई? कोक। कोक इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मतलब मेटल्स की ओर को रिड्यूस करने के लिए। जैसे Fe2O3 है, जब इसके साथ कोक इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, आयरन को अलग कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग। तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा रिड्यूस करने के लिए किसी भी मेटेलिक ओर को। ठीक है, सो आगे आ जाओ। ठीक तो है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? कोक। अगर आपसे कहा जाए हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन तो वो क्या है? कोल गैस। कहाँ से? डायमंड। हीरा है हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट एलोट्रोप भी इसको हम कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन या फॉर्म ऑफ कार्बन तो ये क्या है? यस, वेल डन, ये सही बोला आपने, दिस इज ग्रेफाइट। अगर आपसे कहे आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ कार्बन तो ये देखिए सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, 4 एमसीक्यूज बना दे रहा हूँ मैं खड़े खड़े। ये सब आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है बच्चों? मैं बताऊं, बकी बॉल्स। सुना होगा नाम आपने इसका, बकी बॉल्स भी कहते हैं और इसको बक मिनिस्टर फुलिरीन भी, ये भी नाम सुना होगा आपने, दोनों कहा जाता है। तो ये आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, डिफरेंट एलोट्रोप्स है कार्बन के ये। ठीक है, तो हार्डेस्ट फॉर्म बोले तो डायमंड, प्योरेस्ट फॉर्म बोले तो कोक, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बोले तो ग्रेफाइट और आर्टिफिशियल फॉर्म बोले तो बकी बॉल। बकी बॉल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको एक साइंटिस्ट है, बक मिनिस्टर उनका नाम था, उनके नाम पर ये बनाया गया, उन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, क्लियर है? तो इसका तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उनसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन पूछ रहे हैं। तो मसला भले आपने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा, लेकिन मैं हर एमसीक्यू उसको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसके बारे में, मैं बता दूंगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं भी होगा ना, कुछ ना कुछ बन जाएगा। इसलिए मुझे मेरा काम सिर्फ आंसर बताना नहीं है, मैं 1 घंटे का पूरा लेक्चर लूँगा ताकि मैं उसको डिटेल भी करते रहूँ। आंसर बताने में तो 5 मिनट में ख़त्म कर दूँगा मैं लेक्चर को। इसलिए आप भी सिर्फ आंसर के पीछे ना पढ़ें, क्यों आ रहे आंसर ये देखें। द अलॉय ड्यूराल्यूमिन इज कंपोज्ड ऑफ, यस वेल डन, 95% ऑफ एल्यूमिनियम। ड्यूराल्यूमिन में 95% ऑफ एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। अलॉय है ये। अलॉय आपको पता है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। मिक्सचर ऑफ मेटल्स को अलॉय कहा जाता है और ड्यूराल्यूमिन एक अलॉय है जिसमें 95% एल्यूमिनियम होता है। और क्या बनाने में इस्तेमाल करते हैं ड्यूराल्यूमिन को? इट वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन की बॉडी को बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता था, बट अब नहीं बनाते, अब तो फाइबर्स वगैरह से बनता है। कार्बन फाइबर अब यूज़ करते हैं। पहले बोइंग 707 में, मतलब पुराने जो थे उनमें ये इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जैसे बुक की पॉइंट है ना ड्यूराल्यूमिन, आपने पढ़ा होगा बुक में, इट इज़ कम्पोज ऑफ 95% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम, 0.5% निकल, एंड दिस इज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। ठीक है, तो ये बुक में लिखा हुआ था, इट इज़ यूज। ये बुक की लाइन से मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, सिंध बोर्ड की आपकी जो बुक है। तो बोर्ड, सिंध बोर्ड से ही एमसीक्यूज निकले हुए सारे जो आपसे पूछे जाएंगे, केयू में, डाओ में, किसी में। और सिंध बोर्ड में इतना कुछ है ना कि आपको बहुत कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। मतलब ये ना सोचो कि सिंध बोर्ड है तो आसान हो गया, सिंध बोर्ड में भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट है 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर dm³ ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन विल बी। मोलैरिटी पूछ रहे हैं। 106 ग्राम ऑफ वाटर को, Na2CO3 को हम पर dm³, 1 dm³ वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, यही होता है। मोल्स निकालेंगे 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास 106, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास में कितना होता है? 106। तो कितना आ गया मोल? 1 मोल, 1/1, तो 1 मोलर। मतलब कह रहे हैं कि 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया गया। तो लीटर तो नीचे 1 आ गया और ऊपर मोल में कन्वर्ट कर दिया, 106/106 = 1। समझे बात मेरी?
ठीक है, तो ये 1 आ गया, 1 मोलर आ गया। तो मोलरिटी का फॉर्मूला याद करना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। कंसंट्रेशन की एक यूनिट है ये, कैपिटल M या मोल्स पर DM क्यूब इसकी यूनिट होती है, पता है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1911 हेनरी मोज़ले यूज्ड एक्सरेज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, हाँ बच्चों, हेनरी मोज़ले का क्या काम था, क्या डिस्कवर किया था चारों में से? यस, एटॉमिक नंबर, ये काम था हेनरी मोज़ले का। इसी बुनियाद पर आगे जाकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश हुआ। ठीक है, 1911 में ऐसा हुआ था। Which of the following properties depends upon the amount of matter present in the system? Depends upon the amount of matter, मतलब हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है चैप्टर 5 के लिहाज से? एक्सटेंसिव, चैप्टर 5 है ना ये बच्चों, ये फर्स्ट ईयर का पढ़ा था हमने उसको। गलत, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। बी गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, मास, वॉल्यूम, ये सब बताया था। तो उसमें मैंने आपको लिखा है द गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर। तो एक्सटेंसिव, बाकी सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, सब इंटेंसिव। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया चैप्टर 5 में, थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, ज़्वीटराइन, चलो भाई चैप्टर 10 सेकेंड ईयर, ज़्वीटराइन आया ना, मतलब चैप्टर 10 आ गया, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। सबर सबर, अभी पढ़ा कहाँ मैंने, बता दो तो पहले चैप्टर 10 से। ज़्वीटराइन इज फॉर्म्ड व्हेन प्रोटॉन गोज फ्रॉम, देखो भाई अमाइनो एसिड क्या होता है, तो इससे अमाइनो एसिड में देखा जाता है ना ज़्वीटराइन। समझ लो पहले, उसके बाद सवाल का जवाब दे देना, पहले समझ लो। दिस इज अमाइनो एसिड, क्या यह है अमाइनो एसिड? दिस इज एसिडिक ग्रुप, दिस इज अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप ये हमारा बेसिक ग्रुप होता है, ये हमारा एसिडिक ग्रुप होता है। एसिड क्या करता है, अपना H+ लॉस करता है, दे देता है किसको? अब बताओ आंसर। कार्बोक्साइल टू अमाइनो, आप समझ में आया, बी ऑप्शन। ऐसे समझ में आता है आंसर। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि COOH अपना H+ दे रहा है NH2 को, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप को हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए इनको कहते हैं ज़्वीटराइन। डाइपोलर बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डाइपोलर तो है लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऐसे आइंस कहलाते हैं ज़्वीटराइंस। पोल्स तो जनरेट हो रहे हैं इस आइन के अंदर, बट ओवरऑल ये न्यूट्रल है, दैट इज कॉल्ड ज़्वीटराइन। अमाइनो एसिड के लिए ख़ास है ये। ठीक है, यही अमाइनो एसिड से दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और सच में बेसिक है ये नहीं कि सर आपके लिए सब चीज़ बेसिक है, ये रियल में बेसिक है ना भाई। फॉर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन? यहाँ पर इन्होंने को एरो लगाना चाहिए था। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो क्या होगा? फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 हो जाएगा भाई, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, यस, वेल डन, राइट। एंडोथर्मिक में क्या, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दो तरह के, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, अगर हमारे पास इफ़ वी हैव एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो कैसा है बच्चों? थर्मोकेमिकल है। थर्मोकेमिकल से मुराद के या तो एंडोथर्मिक है या तो एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक होगा तो हाई टेम्परेचर पे कैसा जाएगा? फॉरवर्ड, और लो टेम्परेचर पे कैसा जाएगा? बैकवर्ड। इसी के मुकाबले में एक्सोथर्मिक में रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे कैसा जाएगा? बैकवर्ड। लो टेम्परेचर पे कैसा जाएगा? फॉरवर्ड। तो चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर को लो कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मतलब
राइट साइड पे मूव करेगा। बात आ रही है समझ में? दिस इज कॉल्ड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। एनी प्रॉब्लम? थिंग्स आर क्लियर? तो ली चार्टर प्रिंसिपल ये कहता है अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें हम स्ट्रेस अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा चैप्टर 6 में, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो मसला क्लियर है? बहुत शॉर्टकट में मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कैसा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। पूरा का पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर रहा हूँ कैसा हो क्यों रहा है, ठीक है। और इसी को आपने एक पेज याद किया होगा, रट्टा मारा होगा बैठ के, दिस इज। मैं सिर्फ शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आसान। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखते हैं, 7 पता लगेगा विद इन सेकेंड्स। यू कैन आंसर 4 है ना भाई, स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन करेक्ट। सबको पता था ये? दैट्स रियली इजी। Which one of the following is not a meta directing group? मतलब कौन सा मेटा डायरेक्टिंग नहीं है? सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7। मतलब आपसे पूछ रहे हैं कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का सिंपल फंडा है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और नो कार्बोनाइल ग्रुप, कोई कार्बोनाइल ग्रुप CO वाला उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो भाई A और C तो ऐसे ही कट के ख़त्म हो गया। अब बच गया B और D। B में SO3H में सल्फर के पास हमारे पास वो लोन पेयर नहीं होंगे। तो लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर D में देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर D ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर शिफ्ट करेगा। अब जानते हैं ना बच्चों, बेंजीन में ये ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, ये मेटा और ये पैरा, पता है सबको? क्लियर है? तो ये हमारा डी ऑप्शन होगा। इसके अलावा भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। Cl ग्रुप हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। OR हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बहुत सारे, मतलब सब में आपको कहीं ना कहीं लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा। OR में दिखेगा, NH2 में दिखेगा, OH में दिखेगा, OR में दिखेगा, NH में NHR में दिखेगा, दैट इज सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस में आप देख सकते हैं इसको, NR2 में देख सकते हैं, इसमें आप टर्शरी अमाइन में आप उसको देख सकते हैं। ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। CH3 में अगर से लोन पेयर नहीं दिखेगा, बट ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। वो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो CH3 वाहिद है कि डजंट कंटेन एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, बट इट इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर आपने सेकेंड ईयर में मेरे लेक्चर से देखकर पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैं ओरिएंटेशन इन बेंजीन पढ़ा रहा था। एक्सेप्शन थी उसके अंदर, यस, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है यहाँ तक बात? Next is the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active mass of the reactant is referred as, yes, this is called law of mass action। इसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम लॉ, और ये लिया गया है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6, जो हमें कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होगा। इसे से हम पूरी डेरिवेशन करके Kc की एक्सप्रेशन निकालते थे। साइंटिस्ट का नाम पता है किसने पेश किया था ये? यस, वेल डन। 2 साइंटिस्ट ने पेश किया था, गुलबर्ग एंड वेज। ये दोनों स्कैंडिनेवियन साइंटिस्ट थे, स्कैंडिनेवियन केमिस्ट थे। जीके का एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जनरल नॉलेज का, स्कैंडिनेवियन साइंटिस्ट से मुराद क्या है? किन कंट्रीज़ के रहने वालों को स्कैंडिनेवियन नेशंस, स्कैंडिनेवियन कहा जाता है? स्कैंडिनेविया, हाँ, नॉट स्कॉटलैंड, वो स्कॉटिश है। देखो 4 कंट्री उनके रहने वालों को कहा जाता है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। इन चारों कंट्री को मिलाकर ये रीजन है ना, स्कैंडिनेविया कहा जाता है इसको।
तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमारा, इन 4 में से किसी कंट्री से होंगे ये दोनों साइंटिस्ट, या तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ये जीके का सवाल है, सही, ये केमिस्ट्री का सवाल नहीं है। देखिए बुक में ये लिखा हुआ है आपके, दे आर स्कैंडिनेवियन केमिस्ट, बुक अगर आप चेक करोगे फर्स्ट ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता? देखो आयोडोफॉर्म किससे कहते हैं? CHI3, ये होता है बच्चों आयोडोफॉर्म, येलो क्रिस्टल्स होते हैं इसके। तो हमने सिंध बोर्ड के अंदर पढ़ा है कि कीटोन का रिएक्शन जब हम करते हैं ना आयोडीन से, तो वो आयोडोफॉर्म देता है। लेकिन अब ये पूरा एक टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म का। हर वो द कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड अल्कोहल कंटेनिंग गिवन ग्रुप्स शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में ये वाला ग्रुप है, इसको असाइल ग्रुप कहते हैं, अगर उसमें असाइल ग्रुप आ जाए, या फिर अगर किसी अल्कोहल में CH3CHOH आ जाए, मतलब ये वाला ग्रुप आ जाए, तो ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देगा। हमें कह रहे हैं कि कौन सा नहीं देगा। तो भाई देखो ए जो हमारे पास ये नहीं देगा, ये देगा चूँकि इसमें वो वाला ग्रुप है अल्कोहल का, CH3CHOH वाला, ये कार्बन, ये है CH3 एसिटाल्डिहाइड है ना, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये ग्रुप आ गया, एंड दिस इज एसीटोन या कीटोन, तो ये भी देगा, इसके अंदर भी ये ग्रुप आ रहा है। तो जिसके अंदर ये दोनों ग्रुप नहीं आते ना, तो वो कभी भी आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। ए ऑप्शन हो गया, मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल, ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। कभी भी इसका रिएक्शन आयोडीन से करेंगे तो फिर येलो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। समझ गए? तो ये थोड़ा मुश्किल MCQ था, ये वाहिद पहला MCQ मुश्किल है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया वहाँ पर कि ऐसा क्यों होगा, इस चीज़ को याद रखें। क्लियर है? The boiling point of water is higher than other hydrides because water molecules can form. वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होती है? चूँकि वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर? जितना हाइड्रोजन होगा उतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। टू बना सकते हैं ना भाई, समझ गए कैसे? तो मसला इस वजह से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो आप रिकॉर्डिंग से परेशान मत हो, मैं इस वक्त आपको पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ, किसी और को नहीं। मैं उन 1 लाख बच्चों को फ़िलहाल नहीं पढ़ा रहा जो भी यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप पूछ सकते हैं कोई मसला है तो, भले उसमें रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाए, कोई मसला नहीं है, उससे मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए फिजिकल स्टूडेंट ज़्यादा माने रखते हैं जो आप बैठे हुए यहाँ पर, तभी आप यूट्यूब को छोड़कर आप यहाँ पर बैठे मुझसे पढ़ने के लिए। इसलिए क्वेश्चंस करो आप, वरना फ़ायदा तो नहीं होगा, वरना तो घर बैठ के भी लेक्चर आप देख पाते हैं ईजिली। इतनी दूर से आए ट्रैवल करके, तो आप क्वेश्चंस करें, ठीक है? बहुत सारे दूर, लांडी, कोरंगी, मली, बहुत सारे, शाह फैसल, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। आप यकीनन आए होंगे कहीं ना कहीं से, तो यकीनन आपको पूछना चाहिए, आपका जाना आना ज़ाया नहीं जाना चाहिए। अब तो गुलशन से ही जो आ गए तो वो बेटर है, उनको तो करीब से ही आगे उठ के, तो दूर से हम उनकी बात कर रहा हूँ कि वो तो बेचारे सफ़र करके आए ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिएक्शन है, रिएक्शन ही गलत लगते हैं हर में। ओके, ये ज़ीरो नहीं है भाई, वो है ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्रोसीड स्लोअर बिकॉज ऑफ डैश एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ CO। ये रिएक्शन बहुत स्लो है, क्या वजह? रिएक्शन स्लो कब होता है? फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8, एक्टिवेशन एनर्जी पता है ना भाई? एनर्जी, यस वेरी गुड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, रिएक्शन स्लो हो जाता है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, देन द रिएक्शन विल बी स्टार्टेड। दैट्स वाई रिएक्शन स्लो प्रोसीड होता है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। बड़ा फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 8 में एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो उसका सिंपल, इसका आंसर डी हो गया। तो रिएक्शंस विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर स्लो एंड रिएक्शंस विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी आर फास्ट। ठीक है? देखो अक्सर बच्चे मैसेजेस मतलब करते हैं, फेसबुक में आते, कहते हैं सर आपके लेक्चर सिर्फ हमने देखा और फिर हमारे मतलब फुल मार्क्स हमारे पास आए, मतलब NED में 25 आउट ऑफ 25 आए, KJO में 20 आउट ऑफ 20 आए। कितने ही बच्चे लास्ट ईयर पूछ रहे थे
पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लिया करता तो लेता ही नहीं, कितने स्क्रीनशॉट लूँगा और कितने लगाऊंगा। इतने बच्चे बोलते हैं, मतलब मेजोरिटी कि सर हमारे फुल मार्क्स हैं केमिस्ट्री, हमारे फुल मार्क्स हैं केमिस्ट्री। और इंग्लिश में भी अक्सर बोलते हैं फुल मार्क्स हैं हमारे, और जीके वाले भी कहते हैं, मतलब अक्सर ही कहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर नंबर कट गए हमारे। जितने बच्चे सब, हाँ लेकिन दिल लगा के पढ़ना होगा, सुनना होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे सर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है केमिस्ट्री में, मुझे नफरत है केमिस्ट्री से, मुझे सुनना ही नहीं है, तो फिर आपके नंबर थोड़ी ना आएंगे। भाई आपको नफरत है मोहब्बत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। अब आप अपने इंटरेस्ट डेवलप करो, चूँकि हमें नंबर चाहिए टेस्ट में। इंटरेस्ट है नहीं है सर, बोरिंग है सर, क्या है सर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मसला आपको होगा, आपका एडमिशन रुकेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको कुछ ना कुछ करके सुनना है एटलीस्ट मेरी बातों को कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो सुन लोगे ना तो समझ में भी आ जाएगा। ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि बच्चा मुझे सुन भी रहा है ना सही से, तो उसको समझ में तो आना है, ये 100% है। अगर सुन ही नहीं रहा है इंटरेस्ट की लैकनेस की वजह से, उसकी इधर उधर सोच रहा है, वो ख्याल में मगन है, मोबाइल फ़ोन में बातचीत में मगन है, फिर तो उसको तो नहीं आना। ये तो 100% है। फिर तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आके पढ़ा देगा तो आपको नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। फिर आइंस्टाइन भी आके फिजिक्स पढ़ा दें आपको तो भी आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे उसकी बात पे, तो बात खत्म हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम एंड बेरिलियम आर यूनिक इन सच अ वे दैट दे हैव हायर चार्ज डेंसिटीज विच प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर पोलराइजिंग इफेक्ट ड्यू टू लिथियम और बेरिलियम। जैसे स्मॉल साइज़ की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी ना मार्केटली डिफर करती हैं अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर से, बिकॉज अपने स्मॉल साइज़ की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है इनकी। तो स्मॉल साइज़ है, चूँकि क्यों स्मॉल साइज़ है, आपको बोला लिथियम और बेरिलियम हमारे सेकंड पीरियड में मौजूद होते हैं। जो 2 ही शेल होते हैं, तो छोटे से आइटम्स हैं, छोटे आइटम्स है तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं। स्मॉल साइज़ बहुत ईजी क्वेश्चन। अरे क्या हो गया है, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटॉन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था या उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक में ईयर था 1934, 1934 में किया था। पता है ना ये कौन से प्रोसेस से किया था, क्या नाम था प्रोसेस का, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। यस, उसने स्ट्राइक किया था ना बेरिलियम मेटल पर, वो अल्फा पार्टिकल्स को, फिर न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया था, याद है कुछ। वेयर इज नॉर्मल ब्लड ऑफ पीएच, पीएच का नॉर्मल बी ऑप्शन होगा भाई। ए कहाँ से आ गया, मर जाएगा आदमी, इतने पे तो डायबिटीज हो जाएगा। ये डायबिटीज की अलामत है। 7.35 से 7.45, दिस इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्लड टेस्ट सीबीसी वगैरह कराओगे ना तो उसमें लिखा हुआ होता है नॉर्मल ब्लड का पीएच रेंज, तो यही लिखा होता है। इतना ऊपर जाने पर तो डायबिटीज हो जाता है 7.8 पे, और हाई लेवल के डायबिटीज 3, ठीक है। तो तुम लोग याद रखो भाई। और 7 पे आ जाए ब्लड का पीएच तो क्या हो जाता है, ब्लड के पीएच 7 पे आ जाए तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल तो हो जाता है। इंसान के साथ क्या हो जाता है, मरता नहीं है, कोमा में चला जाता है, 6 में मरता है, कोमा में चला जाता है, बफर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से। वो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं वाला कहानी, सही है। तो उसका बी ऑप्शन होगा। आपने एक आज से सोच लिया था, एक आज से सोचा था आपने, तो क्या अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय कीटोन्स, इनमें से कीटोन कौन सा रिएक्शन नहीं करते हैं। देखो आपने डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, कि 2 ऐसे रिएक्शन है जो एल्डिहाइड तो करता है पर कीटोन नहीं करता। उसमें से एक टोलेंस रीजेंट टेस्ट था और एक फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट था। फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड तो करता है बट कीटोन नहीं करता। तो कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा कीटोन, रिएक्शन विथ फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, क्या क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड और NaOH, ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये कहलाता है फैलिंग सॉल्यूशन। साइंटिस्ट का नाम है फैलिंग। एल्डिहाइड कर जाता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, डार्क ब्राउन पीपीटी, जबकि कीटोन कोई प्रेसिपिटेशन नहीं देता। और टोलेंस रीजेंट टेस्ट भी ऐसा टेस्ट है जो कीटोन नहीं देता, सिर्फ एल्डिहाइड देता है। सिल्वरिंग, सिल्वर जो बनता है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर पड़ा होगा। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज वेरी हाई, 801 degree. It is reduced to 600 degree by the addition of dash in Dow's process. Yeah, second year chapter number 3,
एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डाउन सेल, क्या डालते हैं बताओ? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये क्या करता है? क्योंकि आप जानते हैं इम्प्योरिटी लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होकर 801 से 600 डिग्री हो जाता है, तो मेल्ट करना आसान हो जाता है। चूँकि मोल्टन NaCl को इस्तेमाल किया जाता है ना डाउन सेल के अंदर, याद है डाउन सेल सबको? सेकेंड में पेपर में आया भी था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डाउन सेल, तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते थे। द फिनोमिनन in which certain elements emit invisible radiation is called very easy radioactivity। अरे रेडियोएक्टिविटी है ना, समझाओ तो नहीं ना, इसको पता है, आगे बढ़ जाए ना, मतलब डिटेल नहीं पता, सबको पता है रेडियोएक्टिविटी क्या होता है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम इन नाइट्राइल। नाइट्राइल से क्या मुराद है? नाइट्राइल इज, नाइट्राइल हम किसको कहते हैं? नाइट्राइल हम कहते हैं साइनाइड को, CN। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बना होता था, बताओ कितना सिग्मा कितना पाई? 1 सिग्मा एंड 2 पाई। नाइट्राइल्स एंड साइनाइड्स, दे बोथ आर सेम थिंग्स, दे आर एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड बना तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड हुआ और 2 पाई बॉन्ड हुआ। तो जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो पहला सिग्मा होता है, बाकी दोनों पाई होते हैं, ऐसे ही होता है ना। सेकेंड ईयर चैप्टर 11, द टॉपिक ऑफ प्लास्टिक। वो कौन सा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है जिसको कंघी को बनाने में, हेयर ब्रश बनाने में इस्तेमाल करते हैं? सब गलत। पर्सपेक्स। पर्सपेक्स वो प्लास्टिक है जिससे, जो कंघी वगैरह से नहीं बनाते, कॉम बनाते हैं इससे, तो वो पर्सपेक्स कहलाते हैं वो प्लास्टिक। PVA से क्या बनाते हैं? PVA मतलब होता है दैट इज यस पॉलीविनाइल एसीटेट। तो पॉलीविनाइल एसीटेट से हम लोग च्युइंगम बनाते हैं, फ्रेश अप, डिंग डोंग, ये होता है हमारा। PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे क्या बनाते हैं? वायर कवरिंग बनाते हैं, पाइप्स वगैरह बनाते हैं ना PVC। बेकलाइट, हार्ड प्लास्टिक, बटन्स वगैरह बनाए जाते हैं ना इससे, बेकलाइट से, स्विच वगैरह सारे प्लास्टिक से ही हैं ये। PVA, PVC, बेकलाइट, पर्सपेक्स। तो पर्सपेक्स चैप्टर 11 में आप पढ़ोगे, सेकेंडरी की बुक में लिखा हुआ है, हेयर कॉम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सिंध बोर्ड से ही है ये, आउट ऑफ द बोर्ड नहीं है। तो सिंध बोर्ड की अक्सर ऐसी बातें जो हमारे जहन से गुजरी नहीं होती हैं, अरे हम तो पहली बार सुन रहे हैं सर, ये बुक में लिखा हुआ था हमारे, तो लिखा हुआ था ये पर्सपेक्स। In electrochemical series, elements are arranged in order of their standard electrode potentials. The correct reactivity order for metals is, yes, what is the correct reactivity order? मतलब कह रहे हैं रिएक्टिविटी, देखो उसका क्या है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेकेंड ईयर चैप्टर 7 है ये। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी की तरफ आते हैं, ठीक है। इसकी निमोनिक हमारे पास होती है ना, लेके खाना मज़े से, लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, छापा, FCUHGAGPTAU फ्लोरीन। लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, छापा F। कुछ तरह दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। दिस इज आल्सो द रिएक्टिविटी सीरीज। द टॉप आर द मोर रिएक्टिव, द डाउन्स आर द लेस रिएक्टिव। तो देखो सोडियम, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव। तो ये आ रहा है हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी C में, बाकी सब में नहीं आ रहा हूँ, इसमें आ रहा है। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ, सुन लेना। लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, छापा। उसको लिख लेना देखकर।
ये वीडियो चल रही है इस वक्त तकरीबन 39 मिनट्स 40 मिनट्स पे, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब पूरा वीडियो नहीं देखना, इस पर आकर चेक कर लेना टाइम स्टैम्प। तो आगे बढ़े। मिथाइल ऑरेंज इज डैश इन एसिडिक मीडियम। दिस इज फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7। इंडिकेटर देखो, मिथाइल ऑरेंज है ना इंडिकेटर है, इसको याद रखते हैं ऐसे रेयो, एसिड बेस न्यूट्रल, रेड येलो ऑरेंज। एसिडिक मीडियम में क्या हो गया? रेड हो गया। बेसिक में येलो होता है, न्यूट्रल में ऑरेंज होता है, रेयो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, मैंने चेन आइसोमर्स देखो, हर चीज़ की एक ट्रिक है भाई, हर चीज़ की ट्रिक है। और लोग इसलिए मेरे लेक्चर्स को वॉच करते हैं, आई गिव देम ट्रिक्स। मतलब समझ में ट्रिक से क्या होता है, फॉरन से कॉन्सेप्ट आता हो नहीं आता, याद कम हो जाता है। क्या हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर शोन बाय, दिस इज C5H12 पेंटेन। कौन सा ऑप्शन है? दिमाग खराब हो गया, सी ऑप्शन है। आइसोमर्स पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। पहला ये आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। दिस इज एन पेंटेन हुआ ना, ये याद है नहीं है किसी को? सेकेंड ईयर चैप्टर 6 टॉपिक है आइसोमेरिज्म। अभी तो पेपर दिया यार। कौन सा पेंटेन है? आइसोपेंटेन। एक और बना सकते हैं, यस, नियोपेंटेन। तो 3 आइसोमर पॉसिबल है ना, 5 तुम कौन से बना रहे थे? 3 पॉसिबल है, सी ऑप्शन। ओनली 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। अच्छा, तो क्या मीथेन का, असल में मीथेन का 1 आइसोमर पॉसिबल होता है, इथेन का सिर्फ 1 पॉसिबल होता है, प्रोपेन का भी 1 पॉसिबल होता है, ब्यूटेन का हमारे पास 2 आइसोमर पॉसिबल होता है, पेंटेन का हमारे पास 3 आइसोमर पॉसिबल होता है। मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन के 1-1, ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3। स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं, बस आप याद रख लें उसको। पेंटेन दिया हुआ था यहाँ 5 कार्बन है, तो उसके फिर 3 आइसोमर, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए। चेन आइसोमर्स की बात करें तो ऑलराइट। सो इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश पोर्शन अब। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। फर्स्ट, इट्स टू लेट टू गो फॉर अ वॉक नाउ, बिसाइड्स इट्स बिगिनिंग टू रेन। क्यों? इट इज बिगिनिंग टू रेन, तो उसमें गलत क्या है? हो गई बात। फुल स्टॉप तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पर नाउ के बाद तो फुल स्टॉप नहीं है, सेमी कॉलन है। बिसाइड्स में गलती है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है कि इट्स टू लेट टू गो फॉर अ वॉक नाउ, बिसाइड्स इट्स बिगिनिंग टू लेट। देखो बेटा, रन ऑन सेंटेंसेस कहलाते हैं इनको। इसमें क्या होता है कि अगर ये सेमी कॉलन जब लगा दिया ना आपने, सेमी कॉलन के बाद नो कंजंक्शन, कभी भी किसी कंजंक्शन की नीड होती नहीं है। तो अगर आपने सेमी कॉलन लगा लिया तो आपको बिसाइड्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इट्स नॉट टू लेट टू गो फॉर अ वॉक नाउ, सेमी कॉलन इट्स बिगिनिंग टू रेन। तो या तो ये बिसाइड्स होता या तो ये सेमी कॉलन होता, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसको रन ऑन सेंटेंसेस कहते हैं। ये सेमी कॉलन का यूजेज होता है, ठीक है। यहाँ टाइम मिलेगा यहाँ हम करेंगे, नहीं तो लेक्चर्स मेरे हैं पंक्चुएशन के, उसमें भी आपको मैंने ये रूल बताया होगा कि सेमी कॉलन का इस्तेमाल कहाँ करते। तो यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल था, तो यहाँ पंक्चुएशन मिस्टेक एक तरह से कह सकते हैं, या कि सेमी कॉलन के साथ कंजंक्शन कभी भी नहीं आएगा। अगर सेमी कॉलन आ गया तो वो कंजंक्शन के बदले में ही आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बिसाइड्स गलत है। तो बहुत कम बच्चे स्पॉट कर पाते हैं हमारा एरर कि यहाँ कहाँ एरर है। ये कर लोगे आप। द गेस्ट ब्रोक अ डजन ग्लास एट द पार्टी, ये तो आराम से कर लो। यस, ग्लास, ग्लास क्यों? यस, इट शुड बी ग्लासेस।
अ डजन ग्लासेस, एक दर्जन मतलब 12 है ना, तो अ डजन ऑफ ग्लासेस, अ डजन एग्स कहेंगे ना, अ डजन एग तो नहीं कहेंगे ना भाई, एक दर्जन अंडा नहीं, एक दर्जन अंडे हैं, दैट्स वाई, मतलब प्लूरल आएगा ना भाई दर्जन के साथ तो, ठीक है। तो इसका आसान था ये, दैट्स ग्लासेस, सी ऑप्शन। तो ये स्पॉटिंग एरर कहलाता है ना, ये स्पॉट करना होता है एरर को, कल भी किया था कि क्वेश्चन इस तरह के। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस from the given letter choices A to D, E below each. He would like, क्या आएगा? Yes, he would like to have a job in the same office. ठीक है, तो yes 2 आ जाएगा ना, would like to, simple B option. The road is wet, it must dash raining. Yes, it must have been raining. लास्ट में बारिश हो रही थी, तभी रोड जो है वो गीला है। Must have been raining. Simple grammar. Choose the word most similar in meaning to the capitalized one. Shabby. Shabby का क्या मतलब होता है? Shabby means उर्दू में क्या कहते हैं shabby को? Shabby मतलब होता है गंदा। गंदा होता है shabby का मतलब, तो untidy हुआ ना। Reluctant का मतलब होता है बेदिल, बेदिल होना, दैट इज कॉल्ड शेबी। शेबी मीन्स गंदा, तो दिस इज अनटाइडी, बी ऑप्शन। फॉरबिड, ये तो आसान है, मना करना, रोकना, ए प्रोहिबिट, सही है, इजी है। फॉरबिड का वर्ड तो फॉरबिड इसकी सेकंड फॉर्म होती है। अभी आप इसको पढ़ो पैसेज का। ओके, तो पैसेज हमारे पास क्या है? टेलीविजन इज अ टिपिकल ऑफ मैनी न्यू साइंटिफिक वर्ड्स which are deliberately invented from old Greek and Latin words. In this case, the prefix tele is Greek and means for of telephone, telegram, while the root vision is derived from the Latin verb meaning to see. So seventh question, the word television is invented from, D option है, yes, Greek and Latin, यूनानी और लातीनी दोनों ज़बानों से मिलकर निकला है, तो ऊपर मेंशन किया गया उन्होंने। Which of the following gives the, टेली का मतलब क्या होता है? फॉर, दूर, या दूर की चीज़, सी ऑप्शन। क्या करना नहीं, अपोजिट लिखना है, या सपोज, सही तो कह रहे हो। सुप्रीमेसी, बर्तरी, कमतरी, तो इन्फीरियोरिटी हो गया ना भाई, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, जैसे सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सेम। सी हो जाएगा इन्फीरियोरिटी, दैट इज कमतर होना। पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी, यस, डिसलॉयल्टी ना, बेवफाई, कंट्री से वफादार आप हैं तो पैट्रियोटिक है, डिसलॉयल है तो फिर अपोजिट हो गया। तो जो पैट्रियोटिक पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा लॉयल होता है ना, वफादार होता है अपने मुल्क के साथ, और डिसलॉयल्टी तो उसका उलट हो गया, गैर बेवफाई जिसको हम कह सकते हैं। क्लियर है?